हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अभी आज ही जो प्रातःकाल समाचार आया है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है और ये भारतवर्ष का पहला ऐसा युवा है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और जो है गोल्ड हासिल किया है। मैं इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों को, उनके जो कोच हैं जो उनको खेल सिखाते हैं और सभी खेल समर्थकों को मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहें। अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जवाब दिया गया है वो है कि इसकी स्थिति संतोषजनक है। संतोष तो खाली पेट भी कर लिया जाता है, संतोषजनक तो उसकी स्थिति नहीं है, क्योंकि कानपुर विश्वविद्यालय को भी यही रोड जाती है और पीजीआई कानपुर को भी यही रोड जाती है, तो ये लाइफ लाइन है। ये चौड़ी भी होनी चाहिए और इसमें बहुत गड्ढे हैं, बहुत बुरी हालत है, इसको भी ठीक किया जाए। हमारे जो बाबा मारकंडा पवित्र नदी शाहबादमा वर्षों से आज 14 साल हो गई खुदाई नहीं हुई। आज खुदाई की वजह से सारे बंद, जितने बंद थे सारे बंद टूटते पड़े, सारे जितने सरकारी नदियां थी सारी बंद पड़ी। माननीय सदस्य ने कहा कि घरों में ट्यूबवेल बैठ के घरों में नुकसान हो गया, और क्षतिपूर्ति पोर्टल हमारा जारी है। चाहे किसी की मवेशी का नुकसान हुआ, किसी की फसल का नुकसान हुआ, घर में दरार आई, कोई ट्यूबवेल बैठ गया, तो उसका सारी चीज़ का जो नियम बना करके हम हर उसकी भरपाई करने की कोशिश हमारी है। और मुख्यमंत्री जी ने इस पोर्टल के माध्यम से करके ये डाटा आ गया है और इसका किसानों की भरपाई हम करेंगे। आप मेरे को इस बात का जवाब दें, 15 नंबर मशीन मिलेगी या नहीं मिलेगी? अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि हम मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नहर विभाग और माइनिंग विभाग मिल करके इसका लेवल चेक करके एक ग्रेडियंट से ऊपर की जो सिल्ट है वो उठाने का प्रावधान कर रहे हैं और उस सिल्ट को माइनिंग एक्ट से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। ये कमेटी हमने बना ली है। ये कमेटी जो है हमारे आदरणीय विधायक जी से भी संपर्क करेगी और मौका भी देखेगी और जैसे इनके सुझाव मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। इस बार फ्लड आई तो माननीय विधायक शाहबाद रामकरण काला जी ने स्वयं अपने आप पे रस्सी बांधकर और फ्लड का जब बांध ब्रीच हुआ था वहां डाइव कर 2 बच्चों की जान बचाने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत बधाई। सर, मैं ये कहूँगा कि 3/1/2022 को इसकी ड्राइंग अप्रूव होगी। उसके बाद 15 महीने के बाद फिर कह दिया जी दोबारा से ड्राइंग बनेगी। 15 महीने के बाद 7/8/2023 को इसकी अप्रूव कर दी। फिर उसके बाद फिर थर्ड टाइम फिर उसको ईमेल कर दिया कि अभी इसकी ड्राइंग जो है जी अभी फाइनल करनी है। तो मैं चाहूँगा कि ये कब तक ड्राइंग अपना हो जाएगी और कब तक ये शुरू होगा, क्योंकि 4 महीने के बाद तो लक्ष्मण जी ये मेरे पास कापी है सर, 1.5 साल से इसकी ड्राइंग नहीं पूरी हो पा रही। केबिन में स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वह कितने और सिंपल एमबीबीएस कितने, ये मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो पेपर आप लोगों ने लिया था डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, जो पहले पेपर हुआ उसमें परसेंटेज कहाँ तक गई है? 55 डॉक्टर स्पीकर सर, ये क्वेश्चन आपने वो कोई बात नहीं स्पीकर सर, हमारी जो प्रेजेंट मेडिकल ऑफिसर्स 3073 काम कर रहे हैं, जबकि वैकेंसी हमारी सेंशन 3903 है। थोड़ा सा ही असर है, हम उसको भी पूरा करेंगे। और 167 डॉक्टर हमें एनएचएम ने दिए हुए हैं। जो इन्होंने स्पेशलिस्ट की बात कही है, तो उसमें आज की तारीख तक सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर भर्ती किए जाते थे और उसमें जो स्पेशलिस्ट आ जाते थे हम उनको स्पेशलिस्ट का काम देते थे। मैंने अब स्पेशलिस्ट का सर कैडर अलग बना दिया, अलग से उनकी भर्ती होगी, अलग से उनके सर्विस रूल हमने बनाए हैं। और हम आप जानते हैं, मैंने पिछले सदन में भी बताया था कि हरियाणा पहला प्रदेश है जो मेडिकल सर्विसेज कहाँ कैसी दी जाए, उसके लिए हमने मैपिंग करवाई है सर। ये जो सोसाइटी है हमारी ग्रीन फील्ड, ये लगभग पिछले 25 सालों से वहाँ के लोग बार बार त्राही कर रहे हैं कि हमें नगर निगम के अंतर्गत लाया जाए। समय को कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अभी जो हम जिस काल से निकल रहे हैं, रक्षाबंधन का काल है और मैं मंत्री जी से
मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरे भाव को समझे। मैं ये चाहती हूँ कि एक बहुत छोटी सी नन्ही सी बहन हूँ मैं यहाँ पर, और दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं समय को नहीं बांधती हूँ, पर मेरी एक गुजारिश, सीमाएं सबकी हैं, मैं जानती हूँ मेरी भी सीमा है, लेकिन एक गुजारिश मैं चाहती हूँ कि रक्षाबंधन पर ये मुझे पूरी तरह से, मेरे को नहीं, उस कॉलोनी के निवासियों को आश्वस्त करें कि आने वाले भाई दूज के बाद मैं इसी सदन में जनता का धन्यवाद इनको दे सकूं। मेरे साथ सभी सहमत है सदन इस बात के लिए। मैं जवाब चाहती हूं मंत्री जी से। ये मामला विचाराधीन है, और जहां तक बहन विधायिका ने जो रक्षाबंधन की बात की है, तो मैं तथास्तु कहकर इनकी बात को पूरा करने का आश्वासन देता हूं। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कम से कम 32 से 33 गांव में जो फसल तो नष्ट हुई पर ज्यादा बरसात के कारण, लेकिन गांव के अंदर मकानों में भी पानी घुस गया था, और मैंने 32-33 गांव में खुद जाके दौरा किया, जिसमें सैकड़ों गांव में जो मकान थे, सैकड़ों मकान 32-33 गांव में सैकड़ों मकान थे, उनमें दरारें भी आई। कई मकान तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मकान पूरी तरह से अस्थिर हो गए, पूरे खत्म हो गए। तो इसके लिए आज मैं ये निर्णय लेता हूं कि हम एसडीएम लेवल पर मैन्युअली अगर कोई व्यक्ति इसको अपलोड करना चाहे तो उसकी परमिशन दे देंगे, और अगले 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना डाटा रिपोर्ट कर सकता है। जहां पर आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया, आप खुद अपने जो सामने कागज है उसमें अगर पढ़ पाए तो लिखा हुआ है कि उसके अंदर अगर पार्शली डैमेज या माइनर डैमेजेस है, अगर किसी का 15% से ज्यादा घर का नुकसान है तो उसको 1,20,000 तक का भी प्रावधान है। तो दोनों तरीके से जिन जिन के डाटा हमारे पास अपलोड आएंगे, केवल मात्र आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, सभी एसडीएम्स को डायरेक्शन दे दिए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में जहां एक्सेसिव रेनफॉल या फ्लड के कारण किसी भी घर को पार्शियल डैमेज या फुल डैमेज हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करेगी। मैं इनसे खाली एक बात पूछना चाहती हूँ, आज महंगाई का दौर है, इतना जबरदस्त महंगाई है, पूरा फुल्ली डैमेज्ड हाउस जो बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं, वो 1,20,000 के अंदर उसके क्या मिलेगा? वो तो उसके अंदर वो कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। तो ये तो आप कॉम्पनसेशन तो थोड़ा बढ़ाइए, ये तो जाती है उन लोगों के साथ। नहीं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी अध्यक्ष जी, आप तो जानते हो 1,20,000 में तो एक जवान नहीं खड़ी होती, आपने रिक्वेस्ट कर दी कि इसको एक जवान नहीं खड़ी होती। इस कॉम्पनसेशन को बढ़ाया जाए, और जैसे उन्होंने 10,000 की बात कही है, ये सत्य है आजकल है क्या 10,000 में और 1,20,000 में? घर पूरा बन जाएगा क्या 1,20,000 में? अध्यक्ष महोदय, ये तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी। सदस्य ने जो बात कही, पहली चीज है मकान किसका डैमेज हुआ, कैसी स्थिति में मकान बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझनी। और ये पॉलिसी कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो एनडीआरएफ के माध्यम से एसडीआरएफ, आप सुन तो लीजिए। मैम ऐसे नहीं, अगर आपको चाहिए तो इसमें हाफ एन आवर डिस्कशन कर लेते। मैं तो एक चीज बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ये बात कह रही है कि आज के दिन मकान अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में भी दिए जाते तो इतनी ही आर्थिक हेल्प एक मकान बनाने के लिए बीपीएल परिवार को दी जाती, और उसी राशि को देखते हुए गाइडलाइंस तय करी गई। केवल 8 महीने में 17 बार ऐसा होया जब वो 200 क्रॉस करके गया। मीडियम जो माना जाता है 100 से 200 तक को ठीक मानते हैं, मतलब अच्छा तो नहीं मानते लेकिन मीडियम मानते हैं। लेकिन केवल 8 महीने में 17 घटनाएं ऐसी हैं जब वो 200 से ऊपर निकलते। हमारे 25,000 की आबादी है और सारी को पॉल्यूशन झेलना पड़ता है। और मैंने मंत्री जी का किसी आदमी का फोन आया था, मैंने उनको बता भी दिया था कि ये समस्या हमारे इसलिए आ रही है कि ये डंपिंग ग्राउंड जो बना है ये शहर के अंदर ही बना दिया गया है, तो शहर से बाहर किसी टिब्बे पे ये डंपिंग ग्राउंड। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक जी ने जो ये बात कही है कि ये शहर के साथ बनाया गया है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वो जो स्थान हमें ढूंढ कर देंगे हम इसको वहां शिफ्ट करते हैं। ऐसा है जी गुप्ता जी, अपने टिब्बों के अंदर जाएंगे, दूसरे हल्के में जाने की चेष्टा करो, आप भिवानी के लिए चेष्टा मत करो। क्यों भिवानी, ये दूसरे भिवानी का एक मामला
शहरी मामला है, जो जहाँ पर जो डालेंगे वो वेस्ट है, ये विजेट ग्रामीण करेंगे। क्षेत्र के लिए बात ये करो। समस्या पूरे प्रदेश में जहां पर भी हम जो ये डंपिंग स्थान बनाते हैं, हमारे तो ये हर कोई जगह आपकी टिब्बे पे समस्या नहीं है। टिब्बे। उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम इस सड़क की व्हीकलों की मैपिंग करवा लेंगे और उसके बाद में इन्होंने व्हीकलों की मैपिंग भी करवाई। उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क को 4 मार्गीय किया जाए या ऊपरी पुल का निर्माण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खुद के सवाल में पिछले सेशन में क्या इनने मांग रखी, आज क्या मांग रखी, दोनों बड़ी अलग है। पिछले सेशन में इनने कहा कि इसको 4 मार्गीय किया जाए, जिसके लिए हमने ट्रैफिक डेंसिटी भी चेक करा ली है। उस दौरान इनने इसी पॉइंट को स्ट्रेंथन करने के लिए एमएलए प्रायोरिटी लिस्ट 25 करोड़ में भी अपना कार्य लिख के भेजा, जिसके लिए सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी ले ली है। टेंडर इनवाइटेड है 12.2 करोड़ का। तो कैंसिल करने की वो जरूरत नहीं है जी। नहीं, मैं इसको समझता 7 हूँ कि मीटर- माननीय विधायक ने आपसे रिलीफ मांगा, ना कि उसके कैंसिल करने की। हाँ जी। ये इस उसको इसके मैं साथ साथ उसमें उसको वाइड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उप मुख्यमंत्री जी, उसके आपको अंदर permission उस में सड़क के समय हालात का लगेगा। पता है। इसके आप साथ इसी विधायक सर्वे उस चीज करवा को तो लें। माने। उस सड़क की हालात बहुत ज्यादा खराब इसके है। साथ उसकी वाइडनिंग का भी टेंडर का चला दो। उसकी आपने साइड करीना बाय से साइड और सीढ़िया कह को के हटा हूं कि पिछली बार की स्टडी रिपोर्ट आ गई, डिमांड है कि वाइडन किया जाए, उसको इमीडिएटली हम टेकअप करेंगे। आपने 7 मीटर को समय जो लगेगा वो करवाया समय जिसको HSVP, जिसका पुराना नाम हुड्डा होता था, और मैंने ये नाम बदलवाने की मुख्यमंत्री जी को कहा, क्योंकि एक दिन मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा हुड्डा तो कंगाल हो गया। मैंने कहा नहीं, हुड्डा तो मालूम माल है, हुड्डा कंगाल कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो प्लॉट बेचता है मैं उस हुड्डा की बात कर रहा हूँ। नाम की तो मैंने कहा फिर उसका नाम हम बदल देते हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को सलाह दी ये आपका कि नहीं, हुड्डा का हुड्डा नाम दूसरे का- HSVP कर दूसरे दिया हुड्डा जाए। की बात कर रहे हैं। उसको हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी दिया गया है हरियाणा कि HSVP वो हरियाणा offered the land parcel of 7.42 एकड़। पूछ रहा हूँ ये सच बात है, मैंने आपके भले के लिए किया। बैठ जाओ। मैं कारण बताओ नहीं क्यों अरे HSVP आया ना, HSVP आया, पहले हुड्डा आता था, तो बताना तो पड़ेगा कि हुड्डा की जगह HSVP क्यों आया। HUDA था पहले HUDA हुड्डा था। HUDA मैं हूँ हुड्डा, हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट और अथॉरिटी, वो समझा? स्पेलिंगों में कोई नहीं जाता, स्पेलिंगों में कोई नहीं अध्यक्ष जाता। महोदय, मैंने तो ये ऐसे यही ही कहा करते हैं। है कि हुड्डा देखो, मैंने कंगाल इनको नहीं है, कहा, हुड्डा परसों- माला माल है। परसों इसमें आप क्या नहीं गलत थे। है? ये आपके खास मित्र हैं। आप इसमें भी आपको स्पीकर गिरा साहब दें। थे सैनी साहब बैठ जाइए। चलो चलो चलो। चलिए सर, आगे आज आप 7.42 फिर मत चले जाना। acres in sector 9 Jean for construction of paramedical college Jean, which is under consideration of the department. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कब तक पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा? टाइम लाइन नहीं, जल्दी देखिए। अब वो हमें जो HSVP से हमने लैंड आइडेंटिफाई कर ली, उन्होंने सहमति दे दी और उन्होंने ये दे दिया कि ये जमीन हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी हम उसकी कीमत दे के उसको लेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने एक और फैसला किया है कि पहले एक एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और ये खुला करते थे सर। हमारी सरकार ने आने के बाद एक भी ऐसे कॉलेज को मंजूरी नहीं दी है। जो हमारे यहाँ पलवल रजवा की जो लाइनिंग का काम वो लगभग हमारा पूरा हो गया, उसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन इस रजवा ये हमारा शहर के बीचों बीच जा रहा है और ये जो रजवा हमारा जा रहा है ये कैलाश नगर, मोहन नगर, महाराणा प्रताप कॉलोनी, राधा कॉलोनी, शिव कॉलोनी और हुड्डा से होता हुआ सोना रोड पर निकलता है। तो मैंने इस रोड को जो बनाने की बात की तो जो मुझे आंसर मिला है उसमें ये बताया गया है कि ये 15 फुट चौड़ा रोड है, इसलिए ये रोड नहीं बनाया जा सकता। मैंने स्वयं वहाँ देखा है 20 फुट चौड़ा रोड है और हमने इस रोड को बनाने के लिए इसकी NOC, क्योंकि
ये यूपी गवर्नमेंट की मिल्कियत है। तो हमने यूपी गवर्नमेंट से इसकी एनओसी के लिए अप्लाई करवाया डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने हमें बजाय एनओसी देने के उन्होंने 2,75,71,71,000 रुपए का एस्टीमेट बना करके कहा है कि आप ये राशि बना दो, इसको रोड को हम बना देंगे। उन्हें इस रोड को बनाने के लिए भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसा कोई पत्र यूपी सरकार से आया है, क्योंकि लाइनिंग का काम भी और ये जमीन भी इरिगेशन विभाग की है, मैं चाहूंगा माननीय विधायक उस लेटर की कॉपी भी दे दे और इरिगेशन विभाग के अधिकारी तुरंत इस पर इसको एग्जामिन भी करा लेंगे। और अगर 2-2.5 करोड़ की लागत से एक कनेक्टिविटी बनती है जिसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कोई पॉइंट ऐसा नहीं आता, तो जरूर सरकार आने वाले समय में इस पर विचार करेगी। एक मिनट सुनिए, जो अधिकार हैं उसके लिए कुछ नियम कानून बने हुए हैं, उन्हीं नियम कानून के अंदर आपके पास अधिकार है, उससे फालतू नहीं है। उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि दजिया, उन्होंने कहा कि जब हम आपके पर्दे खोलेंगे, जब आपके पर्दे खोलेंगे, जब आपके चित्र बताएंगे, जब आपके चित्र बताएंगे तब ये दजिया उड़ाने देंगे। हाँ जी, इज दिस ए पार्लियामेंट्री लैंग्वेज? नहीं, पार्लियामेंट्री। इज इट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज? देखिए असेंबली लीडर ऑफ द हाउस महिपाल जी, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग इन लोगों ने किया, विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने किया, इन्होंने कहा कि जनता देखेगी। हमने कहा हम जनता में जाएंगे, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और आपके सारे कारनामे जो 10 साल के हैं, कितने अत्याचार महिलाओं पर हुए, कितने अत्याचार शेड्यूल कास्ट के ऊपर हुए, कितने इन्होंने इनके समय पर कैसे कैसे अत्याचारों के चिट्ठे हैं हमारे पास, लेकिन वो जाके जनता में बताएंगे। यहाँ हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, और जनता में जाके बताएंगे। हम जनता में, आपने कहा जनता देखेगी, हम भी कह रहे जनता देखेगी, और जनता में जाकर के बताने का मतलब है जिस भाषा में बोलेंगे उसी भाषा में बोलेंगे। किस चीज का? इन्होंने कहा दजिया उड़ाएंगे, नहीं कहें तो दजिया उड़ाएंगे, दजिया उड़ाना इज नॉट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। नहीं, दजिया उड़ाने का मतलब ये है कि जो आपके जो काम है वो जनता में बताएंगे। एनीबॉडी कैन से एनीथिंग। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नो वायलेंस के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जी। जो इशू है जी, जो इशू, हाँ जी, सब जुडिस हैं। कहाँ सब जुडिस? कोर्ट के अंदर है मेरे पास, मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ओनली सब जुडिस जो है अध्यक्ष महोदय, सब जुडिस सिर्फ जो एक है जो बुलडोजर घुमाया है, उसके अंदर एक बात सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज नॉट, मेरे पास उस कोर्ट केस की कॉपी है। एक चीज बताना चाहता हूँ माननीय कात्यायन साहब, मैं अभी देख रहा था, मैंने एक मिनट जो आप कह रहे हैं दजिया, एक मलिक साहब जो ये बात कह रहे थे दजिया उड़ाना, ये हिंदी का एक मुहावरा है जिसका मतलब है दोष दिखाना। इन गुरुग्राम एंड नूह, ये गुरुग्राम और नूह के अंदर जो दंगा हुआ है या जो राइट्स हुए हैं, उसका इसके अंदर मेंशन है, और उसी को लेकर के उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है, उसी इशू को लेकर डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स है। हम न्यूज़ की चर्चा करेंगे जी, डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग की चर्चा नहीं करेंगे हम। नहीं, डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, जब डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग की नहीं है, राइट्स की है। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा सब जुडिस है, हमने कहा कि भाई ठीक है, क्योंकि ये ऐसा मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री जी का स्वयं बयान आया कि कुछ साजिश हुई है, तो हम तो जानना चाहते साजिश क्या हुई। हाईकोर्ट के जज के अंदर जुडिशियल इंक्वायरी करा दो। साजिश नहीं, हाईकोर्ट के अंदर केस है, हाईकोर्ट के अंदर ये कहते हैं कि ये साजिश के अंतर्गत हुआ है, तो साजिश किसकी है ये जानने का हमारे को अधिकार है। स्पीकर साहब ये कह रहे हम प्याज से वोट देंगे, और फिर एक दिन पहले मामन खां जी ये कहते हैं कि विधानसभा में लड़ा, मैं विधानसभा में लड़ा, मैं बाहर भी लड़ूंगा। दंगे यहाँ से हुए, माननीय स्पीकर साहब, दंगे यहाँ से हुए हैं। दंगे की साजिश ये माननीय स्पीकर साहब, ये ट्वीट रहा मामन खां का ट्वीट, और वो हाउस में बैठे हैं। ये ऐसे हत्यारे, ये 6 लोगों के हत्यारे हाउस में बैठे हैं।
इन्होंने साजिश रची है। माननीय स्पीकर साहब, हाउस इज एडजर्न फॉर हाफ एन आवर। अभी बोलेंगे उसी भाषा में। किस चीज का? इन्होंने कहा धज्जियां उड़ाएंगे, नहीं कहें तो धज्जियां उड़ाएंगे। तो एक आपने कहा वैसे हमने कहा धज्जियां उड़ाने इज नॉट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। नहीं, धज्जियां उड़ाने का मतलब ये है कि जो आपके जो काम है वो जनता में बैठे हो। एनीबॉडी कैन से एनीथिंग, एनीबॉडी कैन से एनीथिंग, एनीबॉडी कैन से एनी पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री वर्ड। मैं एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, नहीं एक मिनट बैठ जाइए। अगर एक मिनट बैठ जाइए ना, बैठिए किरण जी, एक मिनट बैठिए। जो आप एक मिनट सुनिए मेरी बात। कादियान साहब एक मिनट बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। मेरी बात तो सुन लो आप। मैंने जो हुड्डा साहब ने कहा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, पहले मैं हुड्डा साहब का जवाब दे। ऐसा कोई रिकॉर्ड तो हो ही नहीं रहा, आप बोलते जाएंगे जो मर्जी। नो, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हाँ, तो मैंने कहा है ना कि अगर मैं देखिए कुछ सुनिए, सुन तो लीजिए, ये सुन लीजिए। जो आदरणीय हुड्डा साहब ने कहा है कि धज्जियां उड़ाएंगे, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। हमारे जो पार्लियामेंट्री वर्ड्स की एक लिस्ट है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट है। अगर उसके अंदर ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड होगा तो इसको हम डिलीट कर दें। आप क्या न्यायपालिका का सम्मान नहीं करते? आप न्यायपालिका का सम्मान नहीं करते क्या? जब मामला न्यायपालिका के पास है, लेट देम डिसाइड। देखिए, अब श्री घनश्याम, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बट रूल्स आप अच्छी तरह जानते हैं। आप न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, आप न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी नेम करूंगा सबको, फिर बाद में कहेंगे कि आपने निकाल दिया। सीमा पार कर रहे हैं, एक सीमा मैं पार कर रहे हैं। आपको वार्न कर रहा हूँ, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि वेल से बाहर चले जाइए। हम कह रहे थे मैटर सब्जुडिस है, लेकिन मॉरल ग्राउंड पर आइदर ही शुड रिजाइन और चीफ मिनिस्टर शुड आस्क फॉर रेजिग्नेशन। आइदर या वो रिजाइन करे अपने मॉरल ग्राउंड पे हिमसेल्फ, ठीक, या चीफ मिनिस्टर शुड आस्क हिम टू रिजाइन। ओके, वो अपना आपने कह दिया, वो अपना सोच लेंगे क्या करना है। हाँ, चीफ मिनिस्टर कहे मैं सोच रहा हूँ, तो हम बैठ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग किसी एक्शन के लिए किसी को कंपेल नहीं कर सकते, ना मुझे कर सकते। मुझे मालूम है कि मॉरल ग्राउंड पर ये कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। अगर इनकी एक एक चीज सुनानी शुरू कर दी, धज्जियां उड़ाएंगे। धज्जियां उड़ाओ, इस प्रकार से किसी को डायरेक्शन दे करके हम ये कहें कि वो करें, जिसको जो करना होगा करेगा। जनता के प्रति दायित्व हमारा है, जनता के प्रति जवाबदेही हमारी है। जनता के सामने आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और आने वाले एक साल के बाद ये कोई सारे करतूत जो इन्होंने 10 साल में किए, सारे इनके सामने तो ये डिसीजन है भाई, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेना है, मैंने थोड़ी लेना है। मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे तो जब लेंगे, एक एक की धज्जियां उड़ाएंगे। आई कांट कंपेल। मैंने सोच लिया, एक आदमी सोच लिया, उनका नहीं लिया जाएगा। आज भी कह रहा, मैंने सोच के बयान दे रहा हूँ, नहीं लिया जाएगा, कोई इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। और इससे आगे बढ़ेंगे, सदन कार्रवाई करेगा आपके खिलाफ।